सो पैरेलल प्रोजेक्शन, दिस इज आवर टॉपिक जहाँ से हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। आफ्टर दिस पैरेलल प्रोजेक्शन आपके दो टाइप के रहेंगे। वी हैव ऑर्थोग्राफिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन, अब दो टाइप के आपके प्रोजेक्शन रहते हैं। एक आपका पैरेलल प्रोजेक्शन रहता है और एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रहता है। तो पैरेलल प्रोजेक्शन में वी हैव लिमिट इज इन्फिनिटी, और पर्सपेक्टिव में क्या होगा, एक पॉइंट के बाद में वेनिशिंग पॉइंट्स आएंगे। जैसे इफ़ वी आर लुकिंग एट सन, तो आप देखो कहीं से भी आप देखो कि आपको वो सेम ही दिखेगा। ऐसा नहीं है कहीं एक लोकेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो आपको सन जो सॉरी मून जो है वो सर्कल दिखेगा, कोई दूसरे लोकेशन से वो ओवल दिखेगा या ऐसा कुछ। सो वी हैव अ सिमिलर व्यू ओनली। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कोई एक पॉइंट से है। अब आप देखो कि मून आपको एक ही साइड से दिख रहा है। अब वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसके बैक साइड पे क्या है वो कभी हम लोग को दिखता नहीं है। एंड दैट्स वाई वी हैव डिफरेंट मिशंस गोइंग ऑन। सो वो क्या हो गया, दैट इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन कि इफ आई लुक एट फ्रॉम एनी साइड तो आपको वो सेम ही दिख रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस कहाँ पे है, सेम वो बताया। पैरेलल प्रोजेक्शन में आपके दो टाइप्स रहेंगे, वन इज ऑर्थोग्राफिक एंड सेकेंड इज ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन द प्रोजेक्शन प्लेन सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन डीओपी क्रिएट्स वन परपेंडिकुलर एंगल। जैसे यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। सो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है मतलब वो कौन से टाइप का प्रोजेक्शन हो गया, ऑर्थोग्राफिक। एंड अगर परपेंडिकुलर नहीं है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर, तो वो टाइम पे उसको हम लोग ऑब्लिक बोलेंगे। मतलब यहाँ पे अभी आपका जो डायरेक्शन है इट माइट बी लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो यहाँ पे अगर मैं ये एंगल अगर बोल रहा हूँ, दिस इज सपोज 130 डिग्री या फिर ये 60 डिग्री है। सो मतलब एग्जैक्ट वो 90 डिग्री एंगल नहीं बता रहा है, परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। सो आपका पैरेलल के अंदर वी हैव टू टाइप्स, वन इज ऑर्थोग्राफिक एंड सेकेंड इज ऑब्लिक। ऑर्थोग्राफिक 90 डिग्री ही होगा हमेशा, एंड ऑब्लिक अगर 90 डिग्री नहीं है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट 90 डिग्री तो उसको हम लोग ऑब्लिक बोलेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। अब ऑर्थोग्राफिक या ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं इसको हम लोग, जिसके अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट्स गिवन हियर। सो एज यू कैन सी ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फ्रंट साइड या रेयर व्यू हो सकता है। मतलब इन 3D एक्सिस, व्हेन वी टॉक अबाउट 3D। सो अब ये जो 90 डिग्री एंगल जो बन रहा है वो Z एक्सिस से हो सकता है, X पे हो सकता है या Y एक्सिस हो सकता है। Z इज द फ्रंट व्यू, X इज साइड व्यू, इट माइट बी लेफ्ट और राइट, एंड Y जो है वो टॉप व्यू होगा या बॉटम व्यू आएगा, दोनों आपके Y ही रहेंगे। तो ये आपका अगर टॉप व्यू है, इफ दिस इज द टॉप साइड, तो इसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा वो बॉटम रहेगा। तो कोई एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं टॉप या बॉटम व्यू से देख रहा हूँ वो आपका Y एक्सिस हो गया, बराबर है। सो वी हैव Y एक्सिस हियर, X एक्सिस एंड Z एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं एग्जैक्ट फ्रंट व्यू से अगर मैं 90 डिग्री एंगल अगर बना रहा हूँ, या फिर टॉप साइड से अगर मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, या साइड से अगर मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, तो आपके तीन साइड से ऑब्लिक सॉरी ऑर्थोग्राफिक टाइप के आपके तीन व्यू जो होंगे, वो तीन व्यू पे आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन सकता है। 90 डिग्री आपके फ्रंट व्यू पे भी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर आ सकता है कोई एक ऑब्जेक्ट, साइड पे भी परपेंडिकुलर आ सकता है, टॉप पे भी परपेंडिकुलर आ सकता है। दैट मीन्स फ्रंट दैट इज Z एक्सिस, साइड दैट इज X एक्सिस, एंड रियर टॉप या बॉटम होगा दैट इज Y एक्सिस। तो और वो तीनों पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसको ये जो प्रोजेक्शन जो आ रहा है इसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। एंड टॉप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड प्लेन व्यू। सो ये आपका है ऑल हैव प्रोजेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर और प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब अगर फ्रंट व्यू है तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा रहेगा, Z। साइड है तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होगा, X। और टॉप व्यू या बॉटम व्यू है तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका Y होगा। सो हियर द लेंथ एंड एंगल्स आर एक्यूरेटली डिपिक्टेड एंड मेजर्ड फ्रॉम द ड्राइंग। सो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट ड्राइंग्स जो है वो कॉमनली एम्प्लॉयज ये साइड के कुछ यूज करते हैं, वो बेसिक आपको पॉइंट दिया हुआ है। सो आई होप इन शॉर्ट वी वेरी वेल नो व्हाट वी मीन बाय दिस। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस आर द 3 प्रोजेक्शंस विच आर प्रोवाइडेड हियर, फ्रंट व्यू, साइड व्यू,
दिस इज जेड एक्सिस, बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पे 3D अगर डिवाइड करें, so as you can see here, this one is x axis, this one is z and this one is y. so basically यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, if you notice here, this is your front view, ठीक है, that is the z axis, ये आपका साइड व्यू है, that is x axis, और ये आपका टॉप व्यू है ना, that is y axis. सो ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन हो गया, ये प्रोजेक्टर का साइड व्यू हो गया, ये प्रोजेक्टर टॉप व्यू बता रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एंड ये प्रोजेक्टर जो है व्यू कहाँ से आ रहा है, फ्रंट व्यू से आ रहा है. सो ये हम लोगों के सेम आपका प्रोजेक्शंस हो गए इन ऑर्थोग्राफिक. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ आफ्टर दिस एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक, अब यहाँ पे भी क्या हो गया, हम लोग के प्रोजेक्टर जो है उसका प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ से है. तो आई होप ये अभी आप पढ़ सकते हो. डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर. अब ये एक पॉइंट याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मतलब आपको वेक्टर बता रहा है. वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस, दिस इज द वेक्टर, एक डायरेक्शन बता रहा है. ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ऐसा कोई एक वेक्टर हो सकता है, ऐसा कोई एक वेक्टर हो सकता है. वेक्टर मतलब विच एक एरो कोई आपको डायरेक्शन बता रहा है. अगर मैं बोल रहा हूँ DOP दैट्स अ वेक्टर, तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं, DOP मतलब आप कौन से साइड पे, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन क्या है आपका, वो हम लोग बता रहे हैं. सो देखो यहाँ पे ये जो एरो बताया हुआ है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ वेक्टर, जिससे मुझे DOP मिलेगा, बराबर है. DOP वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस आपका कौन से साइड पे है. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि DOP या ये वेक्टर जो है ये फ्रंट साइड पे है, तो मतलब मेरा Z एक्सिस हो गया. दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो आपके 3 एक्सिस रहेंगे, वही सेम बताया हुआ है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. ऑब्लिक मतलब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं बता रहा है, थोड़ा सा साइड में है ना, वो आपका ये वाला रहेगा. सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस टॉपिक. देन उसके बाद में आपके 2 टाइप आते हैं ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर, कैविलिनियर एंड कैबिनेट. सो कैविलिनियर प्रोजेक्शन, अब यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, कैविलिनियर प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन. कैविलिनियर के अंदर क्या होता है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लोग उसको एग्जैक्ट डिस्प्ले करने का ट्राई कर रहे हैं, एक क्यूब को. अब उसका जो ये लेंथ है पूरा, ठीक है. अब अगर मैं फ्रंट साइड से ही उसको मेनली फोकस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं ये फ्रंट साइड से ही देख रहा हूँ, है ना, ये मेरा मेन व्यू है. अब ये बैकग्राउंड में कितना लंबा है वो अगर मैं ना भी बताऊं, अगर मैं इतना ही उसको बताऊं, स्टिल इट्स फाइन, है ना. अगर ये क्यूब को अगर मैं इतना ही बताऊं तो भी चलेगा ना. सो इससे क्या होगा, ये बैकग्राउंड, ये इतना पार्ट उसका स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो हम लोग का मेमोरी गया, हम लोगों ने उसके लिए जो उसके कोऑर्डिनेट स्टोर किए, हम लोगों का इमेज का साइज जो बढ़ा वो भी कम हो जाएगा, आपका ट्रांसमिशन फास्टर होगा, है ना. सो जो ऑब्लिक के अंदर ये कैविलियर प्रोजेक्शंस जो रहते हैं, इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बताते हैं वो आता है, लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है. सो वी कैन से कि अगर आपको प्रैक्टिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर बताना है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैविलियर प्रोजेक्शन हम लोग वहाँ पे कैबिनेट प्रोजेक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टेड का जो लेंथ जो है वो हाफ कर देंगे टू मेक इट मोर रियलिस्टिक. क्या करेंगे, रियलिस्टिक बताने के लिए उसका लेंथ जो है वो हाफ कर देंगे, ठीक है. सो यहीं पे अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल देखें, सो एज यू कैन सी वी हैव अ एग्जाम्पल हियर, जहाँ पे हम लोगों ने उसका लेंथ क्या कर दिया, हाफ कर दिया. क्यूब सेम ही रहेगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन सब कुछ सेम ही है, खाली उसका बैकग्राउंड लेंथ जो है वो हाफ कर दिया, जिससे कम इन्फॉर्मेशन हम लोग को स्टोर करने पड़ेंगे, इमेज का साइज भी कम हो गया. सो दैट्स इट, दैट इज द लास्ट पार्ट. And here we are done with this unit. Now we'll continue with next unit, that is unit 3. Okay, आज जो भी हम लोगों ने किया है वो आपका इंटरनल सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है. Here we have notes of unit 3. I think आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. This is our syllabus as per the university syllabus, मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो दिया है. Here we are starting with unit 3. Now unit 3 जो है it basically talking about, आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, unit 3 में क्या है, viewing in 3D, बराबर है. 3D के अंदर जो अलग अलग व्यूज है, थोड़े बहुत हम लोगों ने पढ़े थे इन unit 2.
बाकी अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में, और थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट आ रहा है, ये लाइट वाला जो पार्ट है वो। बाकी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 आर वेरी सिंपल। हाँ, यूनिट 4 में आपके थोड़े से कुछ एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट दैट यूनिट 5 सबसे सिंपल है, समझता है। सो वी हैव दिस यूनिट 3. So in unit 3 we are talking about viewing pipeline. In unit 2 हम लोगों ने देखा था we have world coordinates and viewport. मतलब रियल वर्ल्ड में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन में अगर बताना है तो वो कैसे बता सकते हैं, वो कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात कर रहे थे। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सेम पिक्चर इज गिवन हियर एज वेल इन द बिगिनिंग ऑफ आर यूनिट 3. सो व्यूइंग पाइपलाइन, इसके अंदर अगर आप देखेंगे दिस आर आर मॉडलिंग, ये हम लोगों का एक सिलेंडर है एंड दिस इज आर क्यूब, और ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, मॉडलिंग कोऑर्डिनेट अप्लाई किया। मतलब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों ऐसे दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों पास में भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। अगर मैं ये एंगल से अगर देखूंगा तो मुझे क्यूब जो है वो ओवरलैप होते हुए दिख रहा है सिलेंडर पे, लेकिन अगर मैंने अपना डायरेक्शन अगर चेंज कर दिया सो क्यूब एंड सिलेंडर दोनों दूर दूर दिख रहे हैं, है ना। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसका मॉडलिंग बताएंगे। मॉडलिंग का मतलब एग्जैक्टली आपको उसको जो आपका वीडियो मॉनिटर पे कैसे बताना है। सो हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों डिफाइन किए। आपके स्क्रीन मॉनिटर पे वो सेंटर में दिखेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ पे दिखेंगे, वो लोकेशन डिफाइन किया। देन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे उनका हाइट साइज क्या है वो, देन उसके बेस के ऊपर व्यूइंग प्रोजेक्शन, मतलब स्क्रीन पे आपको एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन एक्स वाई जेड कौन से साइड से बताना है वो डिफाइन किया। देन वो कोऑर्डिनेट्स को नॉर्मलाइज किए, मतलब आपका विंडो कोऑर्डिनेट, आपका कंप्यूटर मॉनिटर जो है ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोगों ने व्यू पोर्ट पे लेके आए, ठीक है। या फिर आपको प्लॉटर पे भेजना है या प्रिंट आउट लेना है उसका, जो भी आउटपुट डिवाइस है, दिस आउटपुट डिवाइस माइट बी अ मोबाइल, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को वेरीफाई किया व्यू पोर्ट पे। व्यू पोर्ट आपका प्लॉटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, वीडियो मॉनिटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज आवर बेसिक पाइपलाइन। अब डिटेल में थियरी पढ़ते हैं इसका। आई होप ये जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है आपको। नाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स पाइपलाइन, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है। जब अगर हम लोग कोई एक 3D एनिमेशन मूवी बनाते हैं तो उसमें क्या पॉइंट्स कवर होता है ना, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है, ओके। सो उसका कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, वी हैव प्री प्रोडक्शन, 3D मॉडलिंग, शेडिंग एंड टेक्सचर, लाइटिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन प्री प्रोडक्शन ओवरऑल लुक और कैरेक्टर और एनवायरनमेंट, मतलब अगर कोई एक 3D कैरेक्टर अगर हम लोग बना रहे हैं, एनी कार्टून कैरेक्टर जैसे टॉम एंड जेरी है, ठीक है, या फिर हम लोग के पास शिनचैन है या डोरेमोन है, या हम लोग कोई मूवी के अंदर कोई एक कैरेक्टर बता रहे हैं, तो वो कैरेक्टर का सबसे पहले क्या होगा, एक स्केच बनेगा, और ये जो स्केच बनेगा वो देन कैसे एनवायरनमेंट में जाएगा, मतलब हम लोग वो स्कूल में भेज रहे हैं उसको, या कहीं पे वो वॉर पे जा रहा है, तो सबसे पहले एक कैरेक्टर का स्केच बनेगा, फिर वो कैसे एनवायरनमेंट में वो रहने वाला है, अपना वर्क करेगा, वो हम लोग बताएंगे। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक शिनचैन है, तो आपने बहुत बार देखा रहेगा, ये 5 इयर्स का एक बच्चा बता रहे हैं हम लोग, तो कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग स्कूलिंग फैक्टर्स, उसके दूसरे फ्रेंड्स, ऐसा कुछ तो ऐड करेंगे, तो दैट एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर्स बोथ शुड बी कन्विंस्ड। यूजर्स जो देख रहे हैं, व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनको कन्विंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो कैरेक्टर, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है ना, सो वो सेम वो स्केच में दिखना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हरामी है, तो वो सेम यहाँ पे दिखना चाहिए जब अगर हम लोग वो ड्राइंग बता रहे हैं। एनवायरनमेंट, अब हम लोग अगर वो कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ऐसा नॉटी अगर बता रहे हैं, तो एनवायरनमेंट शुड ऑल्सो बी देयर इन सच ए वे जहाँ पे ये नॉटीनेस जो है वो ये एनवायरनमेंट में आए, जिससे पीपल विल गेट कन्विंस कि हाँ ये कैरेक्टर नॉटी है। तो कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट ये दोनों जब साथ में अगर आपके प्री प्रोडक्शन, मतलब वो कैरेक्टर बनाने के पहले की बात कर रहे हैं, और ये अगर वो वे में रहेगा तभी हम लोग उसको जो व्यूअर्स है
उनके माइंड पे एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। अगर ये इम्प्रेशन अगर क्रिएट नहीं कर पाया, मतलब कैरेक्टर तो आपका बहुत अच्छा था लेकिन एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट किया था वो कैरेक्टर के लिए, वो कन्विंस्ड नहीं हुए यूजर्स उससे या व्यूअर्स। सो ये दोनों काम होगा। ये स्केचेस बनने के बाद में ये आपका आगे जाएगा। अब स्केच बनने का मतलब 2D मॉडल्स बने। अब वो 2D मॉडल में हम लोगों ने क्या किया है, देखो ये 2D स्केचेस जो बने उसमें जो भी सबके आइडियाज़ है, रिव्यूज़ है, वो सब काउंट करेंगे। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वो कैरेक्टर्स जो रियल दिखने चाहिए। देन कंसेप्ट आर्टिस्ट रहेंगे, जो ऐसा कोई स्टोरी लाइन के लिए कैसे कैरेक्टर होने चाहिए, हाइट कैसा होना चाहिए, उनके फेस कैसे होने चाहिए, वो बड़े छोटे कितने होने चाहिए, उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, ये तो हर एक कंसेप्ट आर्टिस्ट रहेंगे जो आपका कार्टून का एक कंसेप्ट डिफाइन करेंगे कि क्या कंसेप्ट पे हम लोगों को कैरेक्टर बनाना है। और उसके बाद वो कंसेप्ट के बेस के ऊपर हम लोग वो कैरेक्टर के अंदर वो डिटेल्स ऐड करेंगे, उसका आँख, उसका नोज़, हाथ पैर, कपड़े, उसका स्कूल बैग अगर है वो, कैप अगर है वो, अगर उसके साथ कोई डॉग अगर है, घर कैसा होना चाहिए, घर में आपको आजू बाजू में क्या चीज़ें कैसे बताने चाहिए, है ना, वो ये सब होने के बाद में उसका 3D मॉडलिंग बनेगा। 2D स्केचेस जो है, 2D स्केचेस में से 3D मॉडल्स बनेंगे हम लोग के। With the look of character finalized, the project is now passed into the hands of 3D modeler. The job of modeler is to take 2D piece of concept art translated into 3D that can be given to animators. बराबर है, एनिमेटर्स मतलब प्रोग्रामर्स जो इसको एनिमेट करेंगे, है ना। सो ये यहाँ पे आ गया। अब आपका जो 3D मॉडल जो बनेगा वो आपका डिजिटल स्कल्पचर्स के बेस के ऊपर बन सकता है, और वहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन मॉडलिंग बनाएंगे। अपने स्कल्पचर्स देखिए, हम लोग कहीं कहीं पे अगर पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे रॉक स्कल्पचर्स होते हैं, बराबर है, या कोई ये वे में कोई दूसरे स्कल्पचर्स बनाए रहते हैं जहाँ जिसको देख के हम लोग पुराने टाइम में सोसाइटी या उनका कल्चर या उनका रहना कैसा था वो समझ सकते हैं, है ना। और अगर कोई मूवी भी बनता है ना तो ये स्कल्पचर्स के बेस के ऊपर वो समझ के वो कैरेक्टर्स अगर रियल होंगे तो कैसे होंगे ये बता सकते हैं। सो आप देखो कि वो स्कल्पचर्स इतना डिटेलिंग बनाया रहता है, तो वैसे ही आप जब अगर कोई 2D इमेजेस या स्कल्पचर्स बनाएंगे तो वो भी आपको इतना डिटेलिंग बनाना चाहिए जिसको देख के एनिमेटर्स जो है वो समझ सके कि ओके ये मॉडल का स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो कैसे चलना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। सो वही दिया है। शेडिंग एंड टेक्सचर्स, ये तो बहुत सिंपल है, कैसा रियलिस्टिक वो कैसा दिखेगा, कैसे कलर्स आने चाहिए वो सब बताएंगे हम लोग। अगर वो कोई एक लोकेशन पे अगर मैं बता रहा हूँ कि वो इवनिंग में कहीं पे भाग रहा है, एक साइड से अगर इवनिंग या मॉर्निंग जो भी है, सपोज सनराइज हो रहा है, तो अगर सनराइज अगर हो रहा है तो कोई एक साइड से सनलाइट आ रहा है तो दूसरे साइड पे उसका शेडो दिखना चाहिए। अगर वो पूरा दिन वहाँ पे ही वेट कर रहा है तो धीरे धीरे उसका शेडो जो है वो बढ़ते जाएगा, फिर वापस जैसे अंधेरा होगा तो वो शेडो गायब हो जाएगा, है ना। आपने बहुत बार देखा रहेगा, ये बताते हैं हम लोग। सो ये सारे रियल इफेक्ट आने चाहिए, तो हर एक कंपोनेंट पे हम लोग को बहुत डिटेल में काम करने आना चाहिए। अगर कोई डॉग है कहीं पे वो गेम्स अगर खेल रहे हैं तो रियल कैसे गेम्स हम लोग खेलते हैं वैसे ही कोई डिटेलिंग यहाँ पे भी आना चाहिए। तो वो डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिटेलिंग जितना प्रॉपर रहेगा उतना आपके कैरेक्टर्स जो है वो रियल दिखेंगे। देन सेम वे नेक्स्ट एज यू कैन सी वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज लाइटिंग। सो लाइटिंग के अंदर हम लोग क्या पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं? इन लाइटिंग वी हैव अ कैरेक्टर्स, सॉरी, तो अब जो भी आप कैरेक्टर्स अगर बता रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर हाईलाइट करने आना चाहिए। अगर कोई हीरो है, अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में भी वो हीरो जो है वो हाईलाइट होना चाहिए। अगर लाइटिंग अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप जो कैरेक्टर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस आप बता रहे हैं या जो हीरो कैरेक्टर आप बता रहे हैं वो प्रॉपर रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएगा। तो जो क्राउड रहेगा उसमें अगर वो मिस हो गया तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। आप देखो कि अगर मूवी भी अगर हम लोग देख रहे हैं और मूवी में अगर बहुत ज़्यादा अगर कहीं पे भीड़ भी है, कोई ऐसे लोकेशन पे अगर शूटिंग हो रहा है, फिर भी उसमें भी कैरेक्टर्स जो है उनको हम लोग प्रॉपर लाइमलाइट में लेके आता है, बाकी का एरिया कभी ब्लर कर देंगे तो उससे वो कैरेक्टर हाईलाइट होगा, या फिर हम लोग उसके ऊपर मेन फोकस लेके जाएंगे, स्क्रीन के सेंटर में वो दिखेगा। देन अब अगर वो ज़्यादा अगर गुस्से में है तो आपका लाइट चेंज होगा, अगर वो बहुत उदास है तो आप देखो कि जब एनिमेशंस अगर हम लोग बताते हैं ना
तो एनिमेशन में हम लोग इमोशंस को ओवर एक्सरेट करते हैं। मतलब अगर कोई भाग रहा है तो वो इतना स्पीड में भाग रहा है तब वो रियल इफेक्ट आ रहा है। रियल में कोई पर्सन इतना फास्ट नहीं भाग सकता कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे वो गोल टायर जैसे घूमते रहेगा वैसा दिखाई दे, या कोई ऐसा इतना भी रोता नहीं है कि आपको ऐसा वो आँख में से ऐसा पूरा पानी निकलता रहेगा, पूरा एक जैसे पाइप में से पानी निकलता है वैसे हम लोग आँख में से पानी निकालते बता रहे हैं, तो वैसा भी नहीं होगा, है ना। कोई वहाँ पे डायरेक्टली एक वाटरफॉल स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट हम लोग वो बता रहे हैं वो लोगों को कन्विंस करने के लिए। देन अगर गुस्सा आ रहा है तो बैकग्राउंड में आग निकलते हुए बता रहे हैं, तो वो रियल में नहीं हो रहा है। रियल में ऐसा गुस्सा आने पे कहीं आग नहीं निकलता है, ना ही गुस्सा आने पे इतना आँख लाल हो जाता है जो नॉर्मल कैरेक्टर्स में हम लोग बता रहे हैं। सो आप देखो कि ये सर्टन लाइटिंग इफेक्ट आर वेरी मच रिक्वायर्ड। आपने बेस्ट एग्जाम्पल्स अगर इसके देखने रहेंगे तो हम लोग वो पिकाचू और वो जो कार्टून्स देखते हैं पोकेमॉन में बेस्ट ये सारी चीज़ें हाईलाइट किए थे। दैट्स वाई पोकेमॉन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। आज के टाइम पे भी है, गेम्स भी उसके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आज भी उनके कैरेक्टर्स भी इतने ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो एनवायरनमेंट, वो कैरेक्टर्स और उसके साथ में लाइटिंग इफेक्ट इतना प्रॉपर दिया था कि इट यूज टू बी कन्विंस द पीपल। तो मूड के हिसाब से बैकग्राउंड फोरग्राउंड में लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, है ना, ये सब हम लोग बताते हैं। एंड ये सब कंबाइन करने के बाद में, ये सब डिसाइड करने के बाद में फिर हम लोग उसको एनिमेट करेंगे। एनिमेट मतलब पोज टू पोज हम लोग बताएंगे कि वो कैसे चलेगा, गेटिंग, वो कैसे मूव करेगा, वो कैसे, उसके हाथ कैसे मूव करेंगे, लेग कैसे मूव करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे। बहुत बार आज के टाइम पे आप देखो कि अगर हम लोग कोई कैरेक्टर के अगर बाल भी अगर लंबे बताते हैं ना तो वो बाल भी मूव होते हुए हम लोग बताते हैं, तो वो आपका रिग्ड फॉर अ मोशन हो गया कि हम लोग कैसे बताएंगे फेशियल एक्सप्रेशन। अब कैरेक्टर सिर्फ बोल रहा है, पुराने कार्टून्स अगर हम लोग देखेंगे ना तो कैरेक्टर का मुंह सिर्फ हिलता हुआ दिखता था, तो वो एक रियलिस्टिक इफेक्ट नहीं दे रहा था। आज के टाइम पे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम लोग आप देखो कि वो पिकाचू करके मूवी आया था तो उसमें एक 3D कैरेक्टर रियल ह्यूमन के साथ में घूमते हुए बता रहे, तो उसमें हम लोग उसके इमोशंस डाल रहे, है ना। वो 3D कैरेक्टर जो है वो जैसे अभी देखो आप टॉम एंड जेरी मूवी आया तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो जो कैरेक्टर्स है वो रियल ह्यूमंस के साथ में कहीं ना कहीं घूम रहे, तो उसको हम लोग वो इट्स कॉल्ड एज वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे 3D वर्ल्ड के ऊपर हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं और दोनों को साथ में लेके आ रहे हैं। तो वो टाइम पे ये एनिमेशन वाला जो पार्ट है ना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पे चीज़ों को रियल करने के लिए आप देखो हम लोग बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तो बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी हम लोग यही कोई एनिमेशन पैटर्न्स ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट इज रेंडरिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन, फाइनलाइज करेंगे। स्पेशल इफेक्ट्स अगर कुछ और ऐड करना है, स्पेशल इफेक्ट्स का मतलब आपका पूरा एनिमेशन ऐड हो गया। अब स्पेशल इफेक्ट मतलब बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग जो पोकेमॉन कार्टून देखते थे उसमें स्पेशल इफेक्ट जो दिए रहते थे, इट्स लाइक दैट। एंड पोस्ट प्रोडक्शन अगर कहीं पे आपको कोई एक चीज़ अगर मिसिंग लग रहा है, कहीं पे और चेंजेस की ज़रूरत है, वो सब पोस्ट प्रोडक्शन में आएगा। सो दिस आर द 6 पॉइंट्स। अब यहाँ से हम लोगों का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 3 डायमेंशनल व्यूइंग। क्या होता है ये 3 डायमेंशनल व्यूइंग? मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग 3D स्पेस में अगर देखेंगे, सो हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट दैट ऑब्जेक्ट। सो ये घर है, ये हम लोग का कैमरा है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या बताया, ये कैमरे का ओरिएंटेशन कौन से साइड से वो कैप्चर कर रहा है और कहाँ पे हम लोगों ने पोजीशन किया है उसको, है ना। ये वे में हम लोग उसको कैमरे को सेट कर रहे हैं एंड कोई एक ऑब्जेक्ट को ये वे में कैप्चर करेगा। सो अगेन यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रोजेक्शन विंडो व्यू जो है, मतलब आप ये कैमरे में जो भी ऑब्जेक्ट देखोगे ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में, उसको आपको विंडो कोऑर्डिनेट्स में या व्यू पोर्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ वो टाइम पे देखना पड़ेगा आपका ओरिएंटेशन कौन से साइड पे, डायरेक्शन, पोजीशन एंड कैमरा जो कैप्चर कर रहा है वो कौन से साइड पे। तो अगर ये एक्स एक्सिस होगा या ये जेड एक्स होगा तो बाकी के दो जो है वो बाकी के बचे हुए एंगल्स रहेंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं और उसके बेस के ऊपर हम लोग देन जो यूनिट 2 में हम लोगों ने जो कंसेप्ट्स पढ़े थे, विंडो टू व्यू पोर्ट कन्वर्जन या वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स टू व्यू पोर्ट कन्वर्जन, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। अब ऊपर हम लोगों ने जो भी कुछ व्यूइंग पाइपलाइन पढ़ा था वो बहुत सिंपल एक डायग्राम समझा था। अब अगर डिटेलिंग में अगर हम लोग समझे तो ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होता है। मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स, देन मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने 2D ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट 2 में पढ़ा। ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, देन उसके आगे शेयर आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस है।
तो हम लोग जब कोई एक ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड में कैप्चर कर रहे हैं तो उस पर हम लोग का मॉडलिंग कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे कि आपको कैसे बताना चाहिए। देन उसको हम लोग वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स पे कैप्चर करेंगे। देन उसके ऊपर व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा। व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसलेशन जो भी है वो। तो एक बार वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे सेट बैठ गए, आपने कैमरा एंगल सेट कर दिया, जैसे दो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा दूर थे, आपने कभी देखा रहेगा कि हम लोग कभी कोई फोटो कैप्चर करता है, उसमें जो सन है वो किसी के हाथ में ऐसे बताते हैं हम लोग, या फिर कोई एक बिल्डिंग आपने पकड़ के रखा है वैसा बताते हैं हम लोग। तो वो क्या हो गया, वो व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में, एंड उसको हम लोग व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स पे डालेंगे, है ना। प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देन उसके ऊपर हम लोग के सारे क्लिपिंग यूनिट 2 और 1 में जो भी हम लोगों ने क्लिपिंग वाले और ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी ऑपरेशंस एंड मैट्रिक्सेस पढ़े थे वो सारे अप्लाई होके बाद में वो व्यू पोर्ट पे जाएगा। व्यू पोर्ट मतलब फाइनल आउटपुट दिखेगा। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉडलिंग ट्रांसफॉर्मेशन बताया, कंस्ट्रक्ट द शेप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, जो स्कैन जो आप पिक्चर क्रिएट करेंगे उसमें आपको बताना है। देन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे पोजीशन टू पोजीशन हम लोग चीज़ों को मूव करेंगे, दैट्स सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे वो हाईलाइट किया हुआ है, देखो कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देन थर्ड पे क्या बोला है, कन्वर्ट द व्यूइंग कोऑर्डिनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कैन टू अ कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन, दैट इज दिस वन, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। देन फोर्थ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो क्या बोला है, पोजीशन ऑन द प्रोजेक्शन प्लेन विल देन मैप टू नॉर्मलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पे मतलब नॉर्मलाइज करो, मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़े हैं तो उसको आपको कहीं ना कहीं अपने स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको उसका साइज चेंज करना है। अगर वो बहुत बड़े अगर विजिबल हो रहे हैं तो आपको उसको क्लिप करना है। क्लिपिंग, दो टाइप के क्लिपिंग अप्लाई होंगे, लाइन क्लिपिंग या पॉलीगॉन क्लिपिंग। सो वो टेक्निक अप्लाई होंगे। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट दिस व्यूइंग पाइपलाइन। सारे बॉक्सेस मैंने बता दिए, एक एक लाइन में उनका एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड देयर। नाउ व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स। व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, कौन से साइड से हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोगों ने यूनिट 2 के एंडिंग में हम लोग पढ़ रहे थे वही है ये। सो कैमरा एनालॉजी, आपका प्लेन व्यू प्लेन कौन से साइड से है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ये देखो ये डॉटेड लाइन जो दिया है दिस इज जेड एक्सिस, ये आपका एक्स है और ऊपर वाला एरो वाई है। तो यहाँ पे देखो आप कोई एक ऑब्जेक्ट को जब अगर देख रहे हैं, फ्रंट व्हील, यहाँ से हम लोग कार को कैप्चर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है ये बहुत बार ऐसे हम लोग कोई फोटो कैप्चर कर रहा है ना फ्रंट व्हील या फ्रंट व्यू से। या आपका शूज़ जो है वो स्टार्टिंग में आता है, आपने बहुत सारे फोटोज ऐसे देखे रहेंगे कि शूज़ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हम लोग कैमरा फोकस कर रहे हैं। सो आपका फ्रंट व्यू हो गया वो, और वहाँ से आपका बॉडी को हम लोग पूरा कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं। सो आपका शूज़ सबसे बड़ा दिखेगा, देन आपका बॉडी, फेस क्या साइज़ का दिखेंगे, कौन से साइड पे कैसे दिखेंगे, वो हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। दैट्स इट, वही यहाँ पे बताया हुआ है। स्पेसिफाइंग द व्यूइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आपके ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, देखो ये YW, ZW, XW जहाँ पे भी लिखा है, दिस आर द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स। और व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स मतलब आप स्क्रीन पे जब उसको रिप्रेजेंट करोगे तो जो डायरेक्शन पे, जो प्लेस पे आपको बताना है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोगों को उसको मॉडिफाई करना पड़ रहा है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, आप वो जो कोऑर्डिनेट्स है उसके ऊपर आप ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव XW, ZW, YW, और उसके यहाँ पे आपको क्या बोला है, XV, ZV एंड YV, दैट इज व्यू पोर्ट्स है आपके पास। तो आपका ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, दैट इज P। यूनिट 2 में हम लोगों ने बहुत सारे मैट्रिक्स किए थे, उसमें देखा था हम लोगों ने। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी फर्स्ट पिक अ वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पोजीशन, दैट इज व्यू रेफरेंस पॉइंट्स, है ना, कहाँ से हम लोग देख रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। देन P0 इज अ पॉइंट वेयर कैमरा इज लोकेटेड। P0 जहाँ से कैमरा आपका लोकेट है, जहाँ से हम लोग पिक्चर कैप्चर कर रहे हैं। व्यू रेफरेंस पॉइंट इज ऑफन चूजन टू बी क्लोज और ऑन द सर्फेस ऑफ द सम ऑब्जेक्ट्स और एट द सेंटर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे हम लोग व्यू करेंगे। सो यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव दिस प्रिज्म। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से ये प्रिज्म के थ्रू अगर हम लोग देखने की ट्राई करेंगे तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन, उसका प्रोजेक्शन, उसका साइज जो है वो, उसका ओरिएशन जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। सो वही हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने कोई एक ऑब्जेक्ट जो वर्ल्ड में है उसको ये P से हम लोग P0 पे, यहाँ पे आपका कैमरा है, यहाँ से हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो उसका ओरिएशन जो है या उसका ओरिएंटेशन जो है वो बेसिकली चेंज हो गया। सो कैमरा है, लुक वेक्टर मतलब कैमरा कौन से डायरेक्शन में देख रहा है ना, वो डायरेक्शन जो है उसका, उसको हम लोग लुक वेक्टर बोलते हैं।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस आर द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स, और वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में कोई एक क्यूब है, और उसको जब अगर हम लोग विंडो या कैमरे के थ्रू रिप्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे तो वो क्यूब जो है उसके ऊपर शेयर ऑपरेशन अप्लाई हो गया। देखो जो हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा था, शेयर, याद रखो। लुक अप, लुक एंड अप वेक्टर, लुक एंड अप वेक्टर में क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ कैमरा इज पॉइंटिंग, नाउ 3 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम कैन बी एनी वेक्टर इन 3 स्पेस एक्स वाई एंड जेड में। कहीं पे भी हम लोग कैमरा मूव करके उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट को या तो सीधा बताएंगे, क्रॉस बताएंगे, सोया हुआ बता रहे हैं, या वो ऑब्जेक्ट को आप देखो बहुत बार हम लोग को इल्यूजन क्रिएट करता है हम लोग कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज कहीं पे लटका हुआ है, लेकिन रियल में वो लटका हुआ नहीं है, सीधा खड़ा ही है। तो ये आपका कैमरा आप कैसे मूव कर रहे हैं, लाइक अगर हम लोग कोई एक एक्शन मूवी कैप्चर कर रहे हैं, सो वहाँ पे हीरो भाग रहा है, देन जंप कर रहा है, तो आप देखो बहुत बार उसके साथ में कैमरे जो है ना वो भी मूव करता है। तो वो आपका लुक एंड अप फैक्टर हो गया, जहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स के साथ में कैमरेज को मूव करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आपके पास ये हम लोगों के कोऑर्डिनेट्स है, और उसके पास हम लोग क्या करेंगे, अब व्यू प्लेन में आप देखो ये तो हम लोग का सिंपल कोऑर्डिनेट पोजीशन हो गया कि आप कहाँ से कैमरे को व्यू कर रहे हो। ये यू एन वी एन एन यू जो है ये आपका कैमरे का जो आप कैमरे का पोजीशन है, आपका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट पे पोजीशन अलग है। तो ये 2 एंगल्स 3 एंगल्स को आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, जिससे वो ओरिजिनल जो आपका कोऑर्डिनेट पोजीशन है उससे मैच कर पाए, और आप इजीली उसको कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर सको या मोबाइल पे डिस्प्ले कर सको। व्यू प्लेन का मतलब क्या होता है, अभी इट माइट पॉसिबल कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो आप एक साथ बता रहे फ्रॉम द फ्रंट व्यू। लाइक अगर मैं क्लास में बैठा हूँ तो प्रोफेसर्स को जब अगर बेंचेस स्टूडेंट्स अगर दिख रहे हैं तो फ्रंट बेंच या सेकंड बेंच पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर दिखेंगे। देन जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे बेंचेस, आपका व्यू जो है वो पार्शियल होते जाता है। तो अगर मैं एग्जैक्ट सेंटर में बैठा हूँ तो सेंटर का जो रो है, लाइन है, वो मुझे प्रॉपर उस पर मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे। थोड़े स्टूडेंट्स बीच में बाद में क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे आगे वाले स्टूडेंट्स के जो फेसेस आएंगे उसके कंपैरिजन में। जब मेरे लेफ्ट और राइट साइड के जो लाइन होंगे, बेंचेस होंगे, उस पर मुझे स्टूडेंट्स दिखेंगे, क्रॉस में दिखेंगे, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे, है ना, 90 डिग्री नहीं बन रहा है फ्रंट व्यू से, तो वो मुझे थोड़े प्रॉपर दिखेंगे। लास्ट स्टूडेंट भी मुझे क्लियर दिखेगा, लेकिन जो मेरा परपेंडिकुलर एंगल जहाँ पे बन रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ द लाइन, वहाँ पे मुझे लास्ट स्टूडेंट को देखने के लिए मेरा कैमरा एंगल जो है वो चेंज करना पड़ेगा, मेरा व्यू एंगल चेंज करना पड़ेगा। मतलब पहले अगर मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे लास्ट स्टूडेंट क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरा कैमरे का पोजीशन या हाइट जो है, व्यूइंग का हाइट जो है, पोजीशन जो है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभी मुझे लास्ट स्टूडेंट क्लियर दिख सकता है, या फिर मैं खुद को थोड़ा सा साइड में लेके आऊँगा जिससे मैं लास्ट स्टूडेंट को क्लियर देख सकूँ, है ना। मैं अपने चेयर को कहीं ना कहीं लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करूंगा, तो मैं एग्जैक्ट परपेंडिकुलर से ऑब्लिक एंगल पे आ गया, जिससे मैं लास्ट स्टूडेंट को क्लियर देख सकूं। तो आप एग्जैक्टली जेड एक्सिस आपका कहाँ पे है, वो परपेंडिकुलर है या ऑब्लिक है, उसके बेस के ऊपर हम लोग व्यू प्लेन और डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट का है वो कितना पास या दूर है। अब प्रोजेक्टर अगर मुझे सेट करना है तो मुझे वाइट बोर्ड पे प्रोजेक्टर का जो इमेज सेट करना है वो अगर बड़ा सेट करना है, बहुत सारे लोगों को अगर देखना है, तो मैं प्रोजेक्टर को दूर लेके जाऊंगा, और अगर प्रोजेक्टर को पास में लाऊंगा तो प्रोजेक्शन का जो स्क्रीन, जो विंडो रहेगा वो छोटा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग बहुत बार प्रोजेक्शन क्लियर डिफाइन करने के लिए आप देखो प्रोजेक्टर को आप थोड़ा दूर सेट करता है। सो व्यू प्लेन डिस्टेंस हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग प्रोजेक्टर को मैक्सिमम कितना डिस्टेंस पे रखेंगे तो आपको एक क्लियर इमेज और एक काफ़ी बड़ा इमेज दिख सकता है, और कितना पास में लाएंगे तो प्रोजेक्टर वो इमेजेस को प्रोजेक्ट कर सकता है। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ये भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं। सो ऑब्टेन अ सीरीज ऑफ व्यू, फ्रंट, साइड, टॉप, लेफ्ट, ये सारे हम लोग के वही हो गए डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से। देन सिमुलेट कैमरा मोशन। अब इसमें क्या हो गया, आप कोई एक कार, हीरो अगर कार ड्राइव कर रहा है, मूवी में ये एक सीन चल रहा है जिसमें कार रेसिंग या कुछ है, तो कार सीधे रोड पे जा रहा है, उसके साथ में आपका कैमरा जो है वो सिमुलेट होना चाहिए, सिमुलेशन उसके सिंक में आना चाहिए, तभी आप वो कैरेक्टर्स को प्रॉपरली फिक्स कर पाएंगे। अब देखो बहुत बार क्या होता है, हम लोग वो ट्रेन जैसे ट्रैक जो है ना वो शूटिंग के जो प्लेसेस होते हैं वहां पे लगे रहते हैं, सो दैट आप वो ट्रैक के ऊपर ही आपका कैमरा जो है वो सिमुलेट होता है।
जिससे कैमरे के अंदर जो कैरेक्टर कितना भी मूव हो जाए, कैमरे पे वो जर्क नहीं आता है। तो वो हम लोग कोई एक स्टेबल प्लेस पे कैमरा रखते हैं। अब अगर रोड पे अगर कार मूव हो रहा है तो उसके साथ में बाजू में कोई दूसरा ट्रक या कुछ होगा जिसमें आपका कैमरा फिट किया हुआ रहेगा और वो भी साथ में मूव करेगा, और ये दोनों जब साथ में सिमुलेट होते हैं तब आपको कैमरे के अंदर एक मोशन पिक्चर जो है वो मिलेगा, और जिसमें आप कंटिन्यूअस वो हीरो को कैप्चर कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे मल्टीपल कैमराज आपको सेट करने पड़ रहे हैं, और वो तीनों कैमरा या 2 या 5 जितने भी कैमरा रहेंगे वो एक साथ कोई एक फिक्स पॉइंट पे हम लोगों ने डायरेक्ट किए रहेंगे, जहां से जैसे ही उसका मूवमेंट चालू होगा वैसे ही ये भी अपना काम यहां से करते जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। देन नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट। अगेन यही सेम व्यूइंग पाइपलाइन ही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, तो सेम डायग्राम आएगा जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या बोला है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड टू व्यूइंग कोऑर्डिनेट। तो ये देखो, ये मेरा यूवी एसवी जो भी है ना, वो आपके मेन आपके ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स YW, ZW, XW एंड YV, XV, ZV। ये जो है ये हम लोग के क्या है, व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स है, व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स है, कंप्यूटर में आपका जो व्यू होना चाहिए। तो जब अगर मैं यहाँ पे YW, ZW, XW करूँगा और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों के व्यू पोर्ट्स जो है वो अगर मैच नहीं कर रहे आपके वर्ल्ड कोऑर्डिनेट से, तो इसके ऊपर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, रोटेशन अप्लाई करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट ट्रांसलेशन हुआ, देन रोटेशन हुआ ऑन Z, देन रोटेशन ऑन Y, देन रोटेशन ऑन Z एक्सिस अगेन, है ना। सॉरी यहाँ पे X आएगा, ये 2 बार Z है, ये इक्वेशन रॉन्ग है, यू सपोज टू मेक दिस चेंज हियर। तीनों एंगल पे रोटेशन हो रहा है X, Y एंड Z, तो रोटेशन ऑन Z देन Y एंड सॉरी रोटेशन ऑन X देन Y एंड देन Z, और फाइनली आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड व्यू कोऑर्डिनेट्स, व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स दोनों मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। ये उसका मैट्रिक्स आ गया। ये मैथमेटिकल पार्ट याद नहीं रखना है, मैट्रिक्स याद रखना है। सो हम लोगों ने क्या किया, M क्या है, दैट इज माई मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एंड व्यूइंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू ट्रांसलेशन मल्टीप्लाई विद रोटेशन, दोनों कंबाइन होंगे तो आपका ऑब्जेक्ट रियल में जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देन प्रोजेक्शन के अंदर वही सेम व्यूइंग पाइपलाइन है और वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अब मैं वो वापस नहीं बता रहा हूँ। 2D 3D टू 2D अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को अगर ट्रांसलेट करना है, रिमेंबर 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना इज ईजी कंपेयर टू 3D को 2D में कन्वर्ट करना, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो कभी भी अगर हम लोग कोई एक 3D मूवीज भी बनाते हैं तो उसका पहले 2D वर्जन बनता है और बाद में हम लोग उसका 3D कन्वर्ट कर रहे हैं। 3D टू 2D कन्वर्ट करना इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टास्क एज वेल एज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग वन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो वो हम लोग कभी कहीं ना कहीं हम लोग इग्नोर करते हैं या हम लोग अवॉइड करते हैं जब तक ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, 3D ऑब्जेक्ट ऑन ए 2D डिस्प्ले रिक्वायर अ मैपिंग फ्रॉम 3D टू 2D। जैसे आप देखो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स में कोई एक ऑब्जेक्ट 3D में दिख रहा है, उसको आपको 2D में बताना इज वेरी सिंपल, लेकिन आपने अगर उसका एक 3D इमेज ही कंप्यूटर में बना लिया और उसमें से जब आप उसको 2D में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे तो वो थोड़ा और डिफिकल्ट बन जाता है। और वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। सो यहाँ पे एज यू कैन सी वी हैव अ पॉइंट P जहाँ से आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है और वो अपने इमेजेस को कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। सो अगर मैंने प्रोजेक्टर में कोई एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कैप्चर कर रहा हूँ और उसको मैं जैसे हम लोगों के मैचेस है, क्रिकेट मैच, तो हम लोगों ने यहाँ से कैप्चर किया और यहाँ पे हम लोग टीवी पे कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर रहे हैं उसको। सो दिस इज योर प्रोजेक्टर कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स है ना आपके, जो मैच जो दिख रहा है आपको वो 3D है, जिसको आप स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर पे कहीं पे आप टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग स्टेडियम में भी जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा रहेगा एक बड़ा स्क्रीन, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगा रहता है। तो जो भी अब स्टेडियम इतना बड़ा रहता है, क्रिकेटर आपको बहुत छोटा सा दिखेगा। अब वो आउट हुआ, 4 मारा, क्या हुआ, वो आपको इतना दूर से क्लियर दिखेगा नहीं। सो इसके लिए बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन्स वहाँ पे साथ में लगे रहते हैं, तो आप दोनों साइड पे व्यू चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे सो रियल में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं दैट इज द 3D वर्ल्ड,
और उसको आप प्रोजेक्टर स्क्रीन पे कैप्चर करके बता रहे हैं। सो दैट्स योर प्रोजेक्टर और व्यू प्लेन होगा, और वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो अगेन उसके अंदर आपके दो टाइप के आएंगे प्रोजेक्शन जो आएंगे, पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। सो अगर एक ही पॉइंट से अगर मैं देख रहा हूँ तो वो क्या कौन सा होगा, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रहेगा। लेकिन अगर पैरेलल प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो गया, दो पॉइंट से अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो आपका पैरेलल प्रोजेक्शन हो गया। पर्सपेक्टिव डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन सेंटर जो है, प्रोजेक्शन रेफरेंस जो है वो एक ही होगा, सेंटर पॉइंट। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था ना कि अगर मैं कहीं एक रोड पे खड़ा हूँ और वहां से अगर मैं वो रोड को अगर देखता हूँ तो एक पॉइंट के बाद में वो रोड दिखना बंद हो जाएगा। जब मैं आगे मूव होगा तो आगे के वो रोड पे आगे जो चीज़ है वो मुझे दिखेंगे, और जैसे जैसे मैं आगे जाते जाऊंगा पीछे के साइड पे वो रोड जो है उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग, झाड़, कोई कार है, वो दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एक पॉइंट के बाद में वेनिशिंग पॉइंट आएगा। सो जैसे मैं कोई एक कार से दूर जाऊंगा वो कार छोटा छोटा दिखेगा, और कोई एक पॉइंट पे जाके वो फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पैरेलल प्रोजेक्शन मतलब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपका व्यूइंग डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट रहता है, पैरेलल में वो इनफाइनाइट रहता है। पैरेलल प्रोजेक्शन अगेन वही डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आपका ऑब्लिक है या परपेंडिकुलर है वो बता रहा है। सो अब ये वापस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सेम चीज़ें जो आपके यूनिट 2 के थे वो यहाँ पे यूनिट 3 में वापस यहाँ पे वो रिपीट होता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होगा ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है, वही सेम थियरी यहाँ पे आएगा। तो देखो बहुत सारा आपका पॉइंट जो है यूनिट 2 पढ़ के वो सेम यूनिट 3 में रिपीट हो रहा है, एक्सेप्ट यहाँ पे फिजिक्स वाला एक कंसेप्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। सो पैरेलल एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ये सेम पॉइंट्स है। पैरेलल प्रोजेक्शन ऑब्लिक होगा, ऑर्थोग्राफिक होगा, सेम यहाँ पे आ गए। इसके लिए आज मैंने साथ में पढ़ा है ये, सो दैट अभी आपको वापस वो सेम चीज़ें आप देखो यूनिट 2 अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यूनिट 3 का काफ़ी सारा सिलेबस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या होगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू क्या रहेंगे वो दिए। फ्रंट व्यू मतलब आपका जेड एक्स हो गया, साइड एक्स हो गया, रेयर आपका, और एक टॉप व्यू होगा दैट इज वाई एक्सेस हो गया। सो मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक ऐसा होगा, टॉप, साइड एंड फ्रंट व्यू। अब उसके अंदर आपका एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक होता है। एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक में एक पॉइंट से अगर मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूँ तो आइसोमेट्रिक बोलेंगे, 2 पॉइंट से एक प्रोजेक्शन अगर हो रहा है तो डायमेट्रिक बोलेंगे, 3 साइड से अगर प्रोजेक्शन हो रहा है तो उसको ट्राइमेट्रिक बोलेंगे। सो अगर ये डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे, सो कोई एक साइड से ही अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा हूँ, जैसे इन दिस डायग्राम दिस इज द मेन सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हियर, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे डायमेट्रिक में एक मेरा प्रोजेक्शन पॉइंट ये है और ये है, ट्राइमेट्रिक में ये एक और ये एक, 3 हो गया। सो 3 एक्सेस आ गए या 3 पॉइंट्स प्रोजेक्शन होंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट प्रोजेक्शन होगा। कोई एक बिल्डिंग को मैं लेफ्ट और राइट साइड से देख रहा हूँ, या मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, और मैं एक ही साइड से अगर मैं देख रहा हूँ तो वो आइसोमेट्रिक हो गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और वही सेम यहाँ पे आपको थियरी दिया हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू प्लेन, कोई एक पॉइंट से ही हम लोग का प्रोजेक्शन जो है मेन फोकस रहेगा। देन डायमेट्रिक, इक्वल एंगल्स रहेंगे, 2 ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगे। तो एक्स वाई जेड में से या तो एक्स वाई हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है ना, ऐसे कोई भी 2 हो सकते हैं। ट्राइमेट्रिक का मतलब तीनों एक्सिस आ जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड। वही यहाँ पे आपको सेम पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोग के क्या पॉइंट्स आएंगे वो पता है आपको। अगर मुझे अगर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मुझे क्या करना है, रोटेशन, स्केलिंग, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन कैसे वर्कआउट होंगे वो दिया है। तो ऑब्लिक में क्या होगा, एग्जैक्ट आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो आप 90 परपेंडिकुलर नहीं बना रहे, एंगल जो होगा वो व्यूइंग एंगल जो होगा वो ऑब्लिक मतलब लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90, है ना, ये आपका प्रोजेक्शन होगा। बस वही है ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन, वापस यही सेम व्यूइंग पाइपलाइन आएगा। तो यही सेम डायग्राम आपका चल रहा है पूरा, और उसके अंदर हम लोग के जो पॉइंट्स दिए वो, और उसका ये सेम आपको यहाँ पे मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स याद रखना है, ये मैथमेटिकल चीज़ें जो है वो याद नहीं रखना है आपको। ओके, सो ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन जहाँ पे आपका डिग्री जो है वो एग्जैक्ट 90 होगा। ऑब्लिक के अंदर डिग्री माइट बी लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90, नॉट एग्जैक्ट 90, ये डिफरेंस होगा।
और ये उसका मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स है, हम लोगों ने यूनिट 2 में ऐसे सेम मैट्रिक्स किए हुए ही है, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखो ये सेम हम लोगों ने वहाँ पे यूनिट 2 में लास्ट में एंडिंग में क्यूब देखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप देखे थे, कैविलियरी प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन। तो अगर कैविलियर प्रोजेक्शन में क्या होगा, आपका जो एंगल होगा वो 45-30 डिग्री कोई तो होगा, और ये पूरा क्यूब को मैं बता रहा हूँ, अननेसेसरीली पीछे का पार्ट जो है वो पूरा लेंथ में बता रहा हूँ, जो काम का नहीं है हम लोग को। तो वो अगर मैं हाफ बताऊंगा, सो कैविलियरी में कैबिनेट के अंदर क्या होता है, ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, सो इसको मैं एग्जैक्ट हाफ बताऊंगा। यहाँ से ये हाफ, यहाँ से ये हाफ इतना होगा, यहाँ से ये हाफ इतना होगा, है ना। तो इतना ही मेरा क्यूब बनेगा, यहाँ से ये, दिस इज माई क्यूब, जितना विजिबल होगा, क्योंकि पीछे का लेंथ में कितना भी बड़ा या छोटा बताओ फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रक देख रहा हूँ रियल वर्ल्ड में, तो पीछे का उसका लेंथ अगर मुझे पूरा नहीं भी दिखेगा तो इट डजेंट मैटर, राइट। मूवी में आप कहीं पे भी देख लो, तो वो आपके पास से जब आपके बाजू से जब पास होगा तब उसका पूरा लेंथ दिखेगा, लेकिन अगर आप फ्रंट साइड से अगर देख रहे हैं तो पूरा लेंथ नहीं दिखेगा उसका, बस वही है। तो इसके लिए कैबिनेट प्रोजेक्शंस आर मोर रियलिस्टिक, आर मोर बेटर वन। सो कैविलियरी प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये टेबल बता रहा है। अब ये पूरा ऐसे बताना है तो ये तो बहुत वेग लग रहा है, लेकिन अगर मैं कैबिनेट में देखूंगा तो ये देखो, ये थोड़ा बेटर लग रहा है ना। कैबिनेट में टेबल जो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है, तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, दिस लुक्स मोर रियलिस्टिक। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एक ही साइड से, दिस इज माई वन एंगल जहां से मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन हो रहे हैं हम लोगों के, है ना। सो दैट्स अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन फ्रॉम वन एंगल, वन पॉइंट। देन वही आपको कवरेज कहाँ से होंगे, देन आप देखो कि यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में आपका क्या आएगा, वेनिशिंग पॉइंट आएंगे, एक टाइम के बाद में आपको वो लाइंस जो है वो दिखना बंद हो जाएगा, बस वही सेम पॉइंट्स है। तो आप देखो कि थियरी दोनों यूनिट में थोड़ा थोड़ा सेम है, यूनिट 2 के एंडिंग में और यूनिट 3 के स्टार्टिंग में एक चैप्टर में। तो अभी वो मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यूनिट 2 के आप लेक्चर्स वापस एक बार देखोगे तो ये सेम थियरी आपका क्लियर हो जाएगा। सो वी हैव वेनिशिंग पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट वैनिशिंग अगर रहेंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट वैनिशिंग आएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ से, अगर कोई एक पर्सन जो है वो यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से भी धीरे धीरे वो दूर जाएगा, तो ये जो बिल्डिंग है वो दिखना बंद हो जाएगा। यहाँ से भी वैनिशिंग पॉइंट आ सकता है, अगर मैं ये पॉइंट से अगर देख रहा हूँ तो वहाँ से भी दिखना बंद हो जाएगा बिल्डिंग। 3 पॉइंट भी हो सकता है, सो मैं कोई 3 अलग अलग एंगल से कोई एक चीज़ को देख रहा हूँ, है ना, या 3 अलग अलग एंगल से अगर हम लोगों ने कैमरा लगाया तो भी सेम पैटर्न वर्क होगा। सो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या होगा, जेड एक्सिस पे वेनिशिंग पॉइंट आएगा आपका अगर फ्रंट साइड से देख रहे हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आएगा, 2 पॉइंट आएगा। सो 2 पॉइंट में क्या आएगा, 1 पॉइंट मतलब कोई एक ही जगह से देख रहा है, 2 पॉइंट का मतलब क्या आएगा, वी आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रंट व्यू एज वेल एज साइड व्यू, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो दो साइड से, अगर मैं साइड से भी देखूंगा तो कोई एक पॉइंट पे जाके वो ऑब्जेक्ट जो है उसका वेनिशिंग पॉइंट आएगा, फ्रंट साइड से भी अगर मैं देखूंगा तो धीरे धीरे जैसे मैं दूर जाऊंगा उसका एक वेनिशिंग पॉइंट आएगा। तो ये आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया। देन 3 पॉइंट एक्स वाई जेड, तीनों साइड से हम लोग बता रहे हैं, बस वही है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एक्स वाई एंड जेड, 3 पॉइंट्स आर गिवन हियर। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दिए, अगर मैं कोई टनल में हूँ, कोई रोड पे हूँ, कोई ट्रेन में देख रहा हूँ, तो देखो दूर से वो ट्रेन आपको एक ही डब्बा दिखेगा, धीरे धीरे पास में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ओके ट्रेन बड़ा है। देन जैसे वो आपके बाजू से पास होगा, सर्टन उसके जो पार्ट है वो दिखने बंद हो जाएंगे, सर्टन पार्ट आपको दिखेंगे। जैसे आप अगर ये टनल में भी खड़े हैं, यहाँ पे देखो इसमें, या ये रेलवे स्टेशन पे, तो प्लेटफॉर्म आपको एक लिमिट तक दिखता है, उसके बाद में वो दिखना बंद हो जाता है। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, कोई एक घर को मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ और साइड व्यू से देख रहा हूँ, उस पर भी 1 पॉइंट के बाद में वेनिशिंग पॉइंट आएंगे ही। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, एक्स वाई एंड जेड, मतलब मैं उसको बॉटम से भी देख रहा हूँ, साइड व्यू भी देख रहा हूँ, फ्रंट साइड से भी देख रहा हूँ, और तीनों साइड से उसके आपको जो वेनिशिंग पॉइंट्स है वो मिलेंगे। सो यही सिंपल से पॉइंट्स है, आपका यूनिट 3 का स्टार्टिंग का पार्ट यही है। और ये सारे जो भी हम लोगों ने अभी टाइप्स पढ़े वो एक सेम डायग्राम में यहाँ पे दिए है। तो आप सबके बारे में थोड़ा बेसिक कुछ पढ़ के रखो, जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, MCQs अगर आते हैं तो सॉल्व करने में। थियरी में तो हम लोग इसके डायग्राम्स के साथ में प्रिपेयर करते हैं, थियरी तो नहीं है आपका। MCQs में ये आपको हर एक के बारे में बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। Here onwards we have a complete new topic, और ये आपका फिजिक्स का टॉपिक है, लाइट वाला।
फिजिक्स में आपने लाइट टॉपिक पढ़ा रहेगा, वही कुछ यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है और वही कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एनी डाउट? जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, किसी को कोई डाउट है अब तक? एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? क्योंकि आज आपका कल एग्ज़ाम है, तो जो सिंपल कुछ टॉपिक थे जो हम लोग बहुत क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं, वही कुछ टॉपिक मैंने आज पढ़ा है आपको। कोई नए टॉपिक आज नहीं पढ़ा है। लाइट वाला जो टॉपिक है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है उनको मुझे थोड़ा कुछ फिज़िक्स याद दिलाना पड़ेगा, स्कूल में साइंस में जो हम लोगों ने पढ़ा रहेगा वो, और वो उसके बेसिस के ऊपर ये टॉपिक होगा। तो थोड़ा सा कहीं पे फिजिक्स आ रहा है, और वो भी मैं होगा उतना सिंपल वे में पढ़ाऊंगा, और हम लोगों को भी ज़्यादा कोई एकदम फिजिक्स नहीं पढ़ना है जितना हम लोग साइंस में 11th या 12th में जितना डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग बहुत सिंपल वे में होगा उतना, विदाउट मच टेक्निकल थिंग्स। ओके, सो कॉमर्स स्टूडेंट्स को समझना है वो पैटर्न में हम लोग समझेंगे। सो आज मैं सोच रहा हूँ कि वो टॉपिक ना कराऊँ। आपको कुछ डाउट्स है तो बताओ मुझे। वो फिजिक्स वाला टॉपिक जो है वो आज मैं इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। दिस विल क्रिएट क्वाइट कन्फ्यूजन। नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ें वापस करने पड़ेंगे, सो आई रिक्वायर्ड अ कंप्लीट न्यू लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। ओके, नो डाउट्स, देन विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर।